नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वह है कार्ल मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत। तो आज के व्याख्यान में हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का जो सिद्धांत है यह भी मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसके बारे में हमने पहले के वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी, उस सिद्धांत के समान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संबंध में प्रयुक्त करना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, यदि उसे सामयिक विकास के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है तो वह इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहलाता है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र माना था। कुछ विचारक या इतिहासकार ऐसे रहे हैं जो ये कहते हैं कि इतिहास जो है कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। मार्क्स इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। मार्क्स क्या कहता है? इतिहास की जितनी भी घटनाएं होती हैं वे आर्थिक अवस्था में होने वाले, तो आप याद रखिएगा, आर्थिक अवस्था, आर्थिक तत्व में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं? आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होने के कारण। और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर हमें किसी राजनीतिक संगठन, उसकी न्याय व्यवस्था आदि को समझना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें पहले उस राजनीतिक व्यवस्था के आर्थिक ढांचे को समझना होगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं, जो मानव की क्रियाएं होती हैं वे नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। यहाँ जो सिद्धांत का नाम है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इसका मतलब क्या है कि इतिहास की जो व्याख्या मार्क्स करते हैं वह आर्थिक तत्वों के आधार पर करते हैं। और आर्थिक नियतिवाद का मतलब क्या हो गया कि इतिहास की समस्त जो घटनाएं होती हैं वो आर्थिक तत्वों से निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। स्वयं मार्क्स के शब्दों में सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, देखिए आप ध्यान दीजिए, सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। यहाँ भौतिक अवस्थाएं, आर्थिक अवस्था, आर्थिक तत्व समान अर्थों में यहाँ पर मार्क्स ने प्रयुक्त किए हैं। ठीक है, जो बात करें हम, सामाजिक अवस्था हो, राजनीतिक अवस्था हो, बौद्धिक अवस्था हो, सभी धार्मिक और कानूनी पद्धतियां हो, कोई बौद्धिक दृष्टिकोण हो, सभी जीवन की भौतिक अवस्थाओं से निर्धारित या उत्पन्न होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। जो विकास का सिद्धांत है या उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह निरंतर गतिमान रहता है, वह निरंतर विकसित होता रहता है। गतिमान और परिवर्तनशील है विकास के सिद्धांत जो हैं, और उनकी परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन यापन के जो तरीके हैं, जो ढंग हैं, वे परिवर्तित होते रहते हैं। अब दोबारा देखते हैं इस लाइन को। मार्क्स कहता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत का या विकास के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है, गतिमान रहता है वे, और निरंतर वह परिवर्तनशील रहता है उत्पत्ति का सिद्धांत जो है। और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही हमारे जीवन यापन के तरीकों में भी परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्याख्या के, इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर
अब तक की और भावी यानी अब तक और भविष्य की मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है। जो प्रथम 4 अवस्थाएं हैं उनसे समाज गुजर चुका है और 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी हैं। तो हम इन 6 अवस्थाओं का यहाँ पर एक एक अध्ययन करेंगे जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने बताई हैं। ये 6 अवस्थाएं इस प्रकार हैं मानवीय इतिहास की, जिन 6 अवस्थाओं की चर्चा मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में की है। पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी अवस्था है सामंतवादी या सामंती अवस्था, चौथी है पूंजीवादी अवस्था, पांचवी है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था और छठी है साम्यवादी अवस्था। हम यहाँ एक एक करके इनका यहाँ अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में, इसको मार्क्स ने सामाजिक विकास की पहली अवस्था माना है और इस अवस्था में उत्पादन के तरीके, उत्पादन के साधन बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन हुआ करते थे और शिकार करना, मछली मारना और वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य कार्य या मुख्य व्यवसाय था आदिम साम्यवादी अवस्था के दौरान लोगों का। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर एक साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति माने जाते थे और इस अवस्था में न तो निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा और न ही कोई परिवार। सब समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स ने इसे साम्यवादी अवस्था अर्थात आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं था, समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग विभाजन नहीं था। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे। देखिए अब चीजें कैसे बदल रही हैं, भौतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आदिम साम्यवादी अवस्था की आर्थिक स्थिति अलग थी, उत्पादन के साधन अलग थे। अब दास अवस्था में ये सब चीजें परिवर्तित हो गई। मनुष्य अब खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा और विभिन्न प्रकार की जो दस्तकारियां थी, हस्तकलाएं थी, उनका उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ। आदिम साम्यवादी अवस्था में आपको देखा था कि संपत्ति सामूहिक थी समाज की, लेकिन जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लोग खेती करना, पशुपालन करना, दस्तकारियों का प्रारंभ हो जाता है और निजी संपत्ति का विचार भी सामने आ जाता है और श्रम विभाजन की स्थिति भी आ जाती है। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधन में मुख्य क्या था, भूमि पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम करवाने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की जो स्वतंत्रता और समानता थी वह समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास इस प्रकार के 2 वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण का दौर प्रारंभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुरूप ही राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और दर्शन और साहित्य की रचना हुई। जैसे आर्थिक स्थिति दास अवस्था में थी, उसी आर्थिक स्थिति के अनुसार राजनीतिक संगठन, दर्शन और साहित्य की रचना भी इस दौरान की गई। अब सामंतवादी अवस्था या सामंती अवस्था। अब उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई, उत्पादन के साधनों में और विकास हुआ। लोहे के हल और करघे आदि का चलन प्रारंभ हुआ। कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करें। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत जो था वह समस्त भूमि और उत्पादन का स्वामी होता था, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे।
किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण उतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में। और इस अवस्था में शोषक अर्थात सामंत और शोषित अर्थात किसान और श्रमिक का संघर्ष निरंतर चलता रहा। तो सामंती अवस्था है, ये उसकी विशेषता थी मार्क्स के अनुसार। सामंती अवस्था के बाद जो अवस्था आती है वह है पूंजीवादी अवस्था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिकों द्वारा किया जाता है। जो उत्पादन के साधनों का स्वामी था उसको क्या नाम दिया गया इस अवस्था में? पूंजीपति। और इसी वजह से इस अवस्था को पूंजीवादी अवस्था कहा जाता है। और वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिक लोग करते हैं, जिसे सर्वहारा नाम मार्क्स ने दिया है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है पूंजीवादी अवस्था में। इस अवस्था में श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें खरीद और बेच नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते। इस कारण से उनकी स्थिति भी दासों जैसी ही होती है, उनसे अच्छी नहीं होती। वे पूंजीपतियों के शोषण का शिकार होते हैं और इस वजह से जो समाज है वह दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, बुजुर्गा शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग। बुर्जुआ शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा शोषित वर्ग यानी श्रमिक वर्ग। और इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जब यह संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो वह संघर्ष पूंजीवाद को समाप्त कर देता है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन का उदय होता है। ये हर युग में ये बात लागू होती है। जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के संबंध होते हैं, उसके अनुसार ही उस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन का भी विकास तदनुरूप होता है। अब है पांचवी अवस्था। ये चार अवस्थाएं तो मार्क्स के अनुसार आ चुकी हैं। अब जिन अवस्थाओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगली दो अवस्थाओं की, उनके बारे में मार्क्स का कहना है कि ये दो अवस्थाएं अभी आना शेष है। तो पांचवी अवस्था है वह है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी। पूंजीवादी अवस्था में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार एक प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था आएगी, जिसे मार्क्स ने श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व कहकर संबोधित किया है। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार कर लेगा और पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। श्रमिक क्या करेगा? पूंजीवाद का अंत कर देगा। पूंजीपतियों में और श्रमिक वर्ग में जो संघर्ष होगा उसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, श्रमिक वर्ग की जीत होगी और श्रमिक वर्ग अपना शासन स्थापित कर लेगा और उस शासन व्यवस्था को मार्क्स ने नाम दिया है श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व। ठीक है। पूर्व अवस्थाओं में, इससे पहले की अवस्थाओं में और इस अवस्था में क्या अंतर है कि दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में जो अल्पमत वर्ग था अर्थात जो उत्पादन के साधनों का जो स्वामी था, है ना, वह बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। लेकिन इस अवस्था में उल्टा होगा कि जो बहुमत श्रमिक वर्ग है वह अल्पमत अर्थात पूंजीवादी वर्ग का को क्या करेगा? पूंजीवादी वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतया समाप्त कर देगा। तो राज्य शक्ति श्रमिक वर्ग के हाथों में आ जाएगी तो वह क्या करेगा? जो पूंजीवाद के, जो पूंजीपति वर्ग के या पूंजीवाद के जो अवशेष तत्व हैं उनका समाप्त कर देगा राज्य शक्ति का प्रयोग करके। फिर इसके बाद जो अवस्था आएगी उसको नाम दिया है मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था आएगी।
मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था, जिसे उसने क्या नाम दिया है? साम्यवादी अवस्था। और साम्यवादी अवस्था कैसी है? यह है राज्य विहीन और वर्ग विहीन, अर्थात न तो इसमें कोई राज्य होगा, न किसी प्रकार के दो विरोधी वर्ग होंगे। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार के साथ चित्रण न कर उसके केवल दो लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण क्या है? यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के कोई दो वर्ग नहीं होंगे, केवल एक वर्ग होगा, श्रमिकों का वर्ग। राज्य चूंकि एक वर्गीय संस्था है, अर्थात जब समाज में दो वर्ग होते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप ही राज्य की उत्पत्ति होती है। जब समाज में केवल एक वर्ग होगा तो उसमें राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ग ही नहीं है और राज्य चूंकि एक वर्गीय संस्था है तो राज्य भी समाज में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है इसकी महत्वपूर्ण बात, लक्षण, कि इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत लागू होगा। अर्थात वितरण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अर्थात जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसको वैसा प्राप्त होगा और जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार वह कार्य करेगा। तो यह सिद्धांत अर्थात वितरण का सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था में लागू होगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स द्वारा इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की गई है उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। जो सिद्धांत है उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? पहला है, सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते, ना वे संयोग वश होते हैं, अर्थात संयोग के परिणाम भी नहीं होते, वे सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो समाज का विकास होता है वह निश्चित नियमों के अनुसार होता है, न वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, न वह महापुरुषों के विचारों और कार्यों का परिणाम होता है, न वह संयोग के कारण होता है। तो पहला निष्कर्ष कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का यह है। दूसरा है, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उस वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व या अधिकार प्राप्त होता है। जो सामाजिक अवस्था है प्रत्येक युग की, उस अवस्था में वह वर्ग का अधिकार, उस वर्ग का अधिकार या आधिपत्य होता है जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। तीसरा है, समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधन अर्थात आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए राज्य की प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है। जो राज्य होता है पुराना, वह नवीन उत्पादन स्थिति में शोषक वर्ग जो उत्पन्न होता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो राज्य की प्रकृति भी तदनुरूप परिवर्तित हो जाती है। चौथा है, वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है, यह कथन इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स का। दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है, लेकिन साम्यवादी युग में यह वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाज कैसा हो जाता है? वर्ग विहीन, जिसमें किसी भी प्रकार के दो विरोधी वर्ग नहीं होते। और पांचवा निष्कर्ष क्या है? मार्क्स अपनी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवसंभावना व्यक्त करता है। तो इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या के मुख्य निष्कर्ष हैं वे इस प्रकार हैं। लास्ट जो भी आपको बताया मैंने कि जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है उसके आधार पर वह क्या अवसंभावना जो अवश्य रूप से होनी है कि पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। अब हम देखते हैं कि जो मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत है उसकी किस प्रकार से आलोचना की गई है। पहली आलोचना है आर्थिक
तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। अर्थात मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में जो आर्थिक तत्व है या भौतिक पदार्थ है उस पर अत्यधिक और अनावश्यक रूप से बल दिया है। मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्वों द्वारा भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौतिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचार और अनुभूतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं और किसी भी प्रकार के विकास में या सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है ना। तो जो सामाजिक अवस्था होती है वह केवल आर्थिक तत्वों पर आधारित न होकर भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का भी परिणाम होती हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती हैं। जो राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वे भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती हैं। दूसरा है, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। मार्क्स ने प्रत्येक ऐतिहासिक घटना की व्याख्या आर्थिक तत्व के आधार पर की है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व को नहीं माना जा सकता। यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। इतिहास में हुआ प्रत्येक संघर्ष जो है वह उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम नहीं है। सन 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का भी संघर्ष कम महत्वपूर्ण नहीं था। इसी प्रकार हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं था, अपितु द्रौपदी के कहे गए व्यंग्यात्मक शब्द थे कि अंधों का पुत्र एक सफेद चिकने संगमरमर के फर्श और पानी के गड्ढे में कोई अंतर नहीं कर पाता। इसी प्रकार गौतम बुद्ध का संन्यास, मराठों का पतन, भारत का विभाजन, अरब इजराइल युद्ध, मेवाड़ के युद्ध, रानी पद्मावती या पद्मिनी का जौहर, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुना जाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनकी आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है। क्रिस्टोफर लॉयड कहते हैं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या रोम के पतन और अभी अभी हुए युद्धों के विस्फोट को नहीं समझ सकती। यह इतनी यांत्रिक है कि मनोवैज्ञानिक आंदोलनों तथा राष्ट्रीयता के विकास को नहीं समझा सकती। यह इतनी भौतिकवादी है कि इससे मस्तिष्क पर आदर्शों के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको केवल आर्थिक तत्वों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। बहुत से अन्य कारण भी होते हैं जो उन घटनाओं को समझने में हमको सहायता करते हैं। तीसरा है, इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। मैंने आपको बताया था अभी कि मार्क्स ने संयोग के तत्व की उपेक्षा की है। जो भी परिवर्तन जो होते हैं उनमें संयोग के तत्व की उपेक्षा मार्क्स ने की है अपने सिद्धांत के अंतर्गत। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या में संयोग के तत्व को भुला दिया गया है, जो मानवीय इतिहास के निर्धारण में सदैव एक मूल तत्व रहा है, संयोग का तत्व। यदि अब कुछ हम घटनाओं की चर्चा करें जहां संयोग के वजह से उनका स्वरूप कुछ और होता। यदि 1768 में कोर्सिका, जहां पर नेपोलियन महान उत्पन्न हुआ था, फ्रांस के साथ न मिलाया गया होता तो नेपोलियन इटली का नागरिक होता और न केवल फ्रांस वरन समस्त यूरोप का इतिहास ही दूसरा होता। इसी प्रकार यदि 1917 में जर्मन सरकार ने लेनिन को रूस जाने की आज्ञा न दी होती तो रूसी क्रांति का रूप कुछ और ही होता। इसी प्रकार यदि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता और उसके कोई संतान हुई होती तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण नहीं हो सकता था।
ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट और कैबिनेट जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास भी संयोग का परिणाम है। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ा होगा इस बात को। जो संयोग के तत्व की उपेक्षा के कारण मार्क्स की यह व्याख्या को हम लोग उचित नहीं मान सकते। तो जो इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो संयोग का परिणाम है, जिसकी मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूर्ण उपेक्षा की है, इसलिए इस सिद्धांत को उचित नहीं कहा जा सकता। चौथा है, मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। जो मानवीय इतिहास का विकास होगा भविष्य में, हम उसके काल को पहले से ही निर्धारित नहीं कर सकते। मार्क्स द्वारा अपनी आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन कर दिया गया है। उसके अनुसार यह काल विभाजन दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा का अधिनायकत्व और फिर साम्यवादी युग, इस क्रम में है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हम 1917 में रूस की अगर बात करें तो रूस उस समय जब रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उस समय रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं था, वह एक कृषि प्रधान राज्य था। इसी प्रकार चीन में जो 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई, उस समय वह एक औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य नहीं था। तो जो काल निर्धारण किया है मार्क्स ने, वह उचित नहीं है और न करना, इस तरह का कालक्रम का निर्धारण करना संभव नहीं है। पांचवा है, राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं होती। मार्क्स का यह कथन भी सत्य नहीं है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग वही वर्ग करता है जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है। इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि शक्ति प्रदान करने का एकमात्र साधन आर्थिक नहीं होता। जहां प्राचीन काल में, हम भारत की अगर बात करें तो ब्राह्मणों को और मध्यकालीन यूरोप में पोप ने को जो शक्तियां प्राप्त थी वह धार्मिक कारणों से उनको शक्ति प्राप्त थी, न कि आर्थिक कारणों से। इसी प्रकार वर्तमान युग में जो अधिनायकवाद की स्थापना होती है वह आर्थिक तत्वों के आधार पर नहीं होती, आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं होती, वह सैन्य या सैनिक शक्ति के आधार पर होती है। बुद्धिमत्ता, साहस, कपट आदि तत्व भी शक्ति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो वेपर कहते हैं, मार्क्स की रचनाओं में कहीं भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि मनुष्य अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के तुष्टीकरण के लिए शक्ति की कामना करते हैं। केवल आर्थिक तत्वों को ही या आर्थिक शक्ति को ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना है मार्क्स ने, जो कि गलत है। छठा है, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। मार्क्स यह कहता है सामान्यतया कि राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है वह आर्थिक तत्वों के कारण होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि आर्थिक संबंधों को हम राजनीतिक शक्ति द्वारा भी बदल सकते हैं। मार्क्स के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि आर्थिक प्रणाली ही सदैव राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है। आर्थिक व्यवस्था ही राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में कई बार इसके विपरीत बात देखी गई है। राजनीतिक सिद्धांत कई बार आर्थिक प्रणाली को, आर्थिक संबंधों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में यद्भाव्यम नीति, लेसिस फेयर या हस्तक्षेप की नीति या व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ और इससे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को जन्म मिला। इसी प्रकार 1917 की क्रांति के बाद सोवियत रूस में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आज भी इंग्लैंड और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल द्वारा जब सत्ता प्राप्त की जाती है तो आर्थिक प्रणाली में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक शक्ति द्वारा आर्थिक संबंधों को भी बदला जा सकता है। और अंतिम आलोचना है, इतिहास की धारा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। जो इतिहास की विकास की मार्क्स बात करते हैं कि वह राज्य विहीन समाज अर्थात साम्यवादी अवस्था पर आकर रुक जाती है, ऐसा संभव नहीं है। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्य विहीन समाज पर आकर रुक जाएगा, परंतु प्रश्न है कि समाज की अंतिम अवस्था साम्यवादी युग में क्या पदार्थ का अंतर्निहित गुण गतिशीलता समाप्त हो जाएगा। मार्क्स ने पदार्थ का मूलभूत गुण क्या माना था?
परिवर्तनशीलता या गतिशीलता। पर जब अंतिम अवस्था जो साम्यवादी अवस्था मार्क्स ने मानी है, क्या उसमें पदार्थ का यह गुण समाप्त हो जाता है? ये बात गलत है। पदार्थ का अंतर्निहित गुण अगर गतिशीलता है, परिवर्तन है, तो उसमें पुनः परिवर्तन होगा। यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उसमें उस समय भी परिवर्तन होगा। उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, वर्ग विहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा और फिर साम्यवाद समाप्त हो जाएगा, फिर कोई नवीन अवस्था का उदय होगा। तो इस बात को मानना संभव नहीं है कि इतिहास की जो धारा है वह राज्य विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज, संक्षेप में कहें तो साम्यवादी अवस्था आने के बाद रुक जाती है। यह बात गलत है। सत्य यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया तथा सिद्धांत निर्माण में अनावश्यक जल्दबाजी की, अतः उसका सिद्धांत अनेक दोषों से पूर्ण हो गया। ये मार्क्स के आर्थिक जो नियतिवाद का सिद्धांत है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, उसकी आलोचनाएं थी। अब हम देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, इस सिद्धांत का महत्व क्या है। इतिहास की आर्थिक अवस्था की जहां एक और विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है, इसमें सत्य का भी एक महत्वपूर्ण अंश है। मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक करने का कार्य किया है। यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ ही आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाज शास्त्रों को मार्क्स की एक महत्वपूर्ण देन है। कैरियू हंट के शब्दों में हम कहें तो समाज शास्त्रों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। तो ये सिद्धांत जो है मार्क्स का, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, उसका यह महत्व है कि आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये अलग बात है कि वह एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं रहा। और समाज शास्त्रों में जो बहुत से लेखक हैं इस बात के प्रति मार्क्स के ऋणी हैं, ये अलग बात है कि वे इसे स्वीकार नहीं करते। तो यह आज का विषय पूरा हुआ। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के द्वारा हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ एक लिंक है, उससे इस वीडियो फाइल को आप PDF फाइल को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।